नमस्कार। दुनिया भर के मुसलमान अपनी कोई ज़मीन जायदाद अल्लाह के नाम पे दान कर देते हैं और ये दान की हुई ज़मीन को वक्फ़ बोला जाता है। वक्फ़ एक अरबिक के वर्ड वकाफ़ा से निकला है जिसका कि मतलब होता है परमानेंटली होल्ड करना या पोजेस करना अल्लाह के नाम पे। तो इसी से बन के निकला वक्फ़। वक्फ़ जो है एक परमानेंट डिवोशन है एक मुस्लिम के द्वारा अल्लाह के प्रति और वक्फ़ को रिवर्स नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आपने एक बार वक़्फ़ में अपनी ज़मीन दे दी, तो उसको आप किसी भी जन्म तक वापस नहीं ले सकते। तो इसको एक परमानेंट डिवोशन ऑफ मुस्लिम माना गया है एज़ पर इस्लामिक लॉ। भारत में वक़्फ़ की शुरुआत 12वीं शताब्दी से मानी जाती है, जब मुइज़ुद्दीन घोर ऑफ दिल्ली सल्तनत ने 2 विलेजेस को दान में दिया जामा मस्जिद ऑफ मुल्तान बनाने के लिए और यहीं से वक़्फ़ की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई और ये संख्या बढ़ते-बढ़ते भारत में करप्शन का लेवल भी बढ़ने लगा जब जो सूफ़ी संत थे, मुस्लिम धर्मगुरु होते थे, वो हिंदूज़ को काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ट करने में भूमिका निभा रहे थे ताकि वो उनको कन्वर्ट कर के उनकी ज़मीनों को वक़्फ़ कराने की कोशिश भरपूर की जा रही थी। इस बारे में पूरा डिटेल में विवरण किया गया है थॉमस अर्नोल्ड की बुक द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम में जिसमें उन्होंने बताया that जो सूफ़ी संत थे, मुस्लिम धर्मगुरु, वो हिंदू समाज के लोगों को कन्वर्ट करवाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे ताकि उनकी ज़मीनों को वक़्फ़ कराया जा सके। यहीं से शुरुआत होती है मुस्लिम जो धर्म है उसके पनपने की भारत में और मुस्लिम जनसंख्या यहीं से बढ़ना चालू होती है भारत में क्योंकि ज़बरदस्ती कन्वर्जन का जो सिलसिला था वो 12वीं शताब्दी से ही चालू इसके बाद अंग्रेज़ों के टाइम पे मुस्लिम धर्मगुरु या मुस्लिम जो जनसंख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड करती रही कि हमारे लिए एक अलग से बिल या एक्ट लाया जाए वक्फ एक्ट। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो इसके खिलाफ थे, उनका कहना था कि ऐसा कोई धर्म के आधार पे बिल लाना गलत होगा। तो उन्होंने इसके बारे में प्रिवी काउंसिल 1894 में लंदन में इसके बारे में डिस्कशन भी किया। प्रिवी काउंसिल एक संस्था थी या एक कमेटी थी जो कि महारानी को सुझाव वगैरह देती थी। तो उस प्रिवी काउंसिल की मीटिंग में ये माना गया कि जो वक्फ है वो एक काफ़ी ड्रकोनियन सी चीज़ है और ये किसी की ज़मीन हड़पने का एक ज़रिया मात्र है। लेकिन इसके ऊपर मुसलमान काफ़ी ज़्यादा भड़क गए और उनको लगा कि हमारे लिए तो अंग्रेज़ कुछ कर नहीं रहे। तो तंग आके गोरों ने क्या किया कि 1913 7 मार्च को एक मुसलमान वैलिडेशन ऑफ वक्फ एक्ट बना दिया, जिसके अंतर्गत सारे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को एक जगह एकत्रित करने की कोशिश की गई। इसी एक्ट को 1923 में थोड़ा और मॉडिफ़ाई करके इसको बोला गया मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 जिसके अंतर्गत सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन करवाने की परंपरा मिलने के बाद नेहरू जी ने सारे कार्य छोड़ के गरीबी हटाना, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन एक्सेट्रा पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान छोड़ के उनका सबसे पहला ध्यान जो कार्य गया, वो वक्फ एक्ट बनाने पे गया और 1954 में वो एक वक्फ एक्ट लेके आ भी गए, जिसमें उन्होंने ये बोला कि जितने भी वक्फ हैं, उनको सेंट्रलाइज़ेशन किया जाए, यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्री बनाई जाएगी वक्फ प्रॉपर्टीज़ की। तो ऐसा ये बना दिया उन्होंने और इस वक्फ एक्ट जो सेंट्रलाइज्ड वक्फ एक्ट था वो 1995 तक चलता रहा और धीरे-धीरे इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशंस वगैरह होती रहीं। लेकिन सबसे बड़ा जो गेम चेंजर हुआ वो 1995 में हुआ जब पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार ने वक्फ एक्ट 1995 लेके आ गए जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि अलग-अलग राज्यों में भी वक़्फ़ स्थापित कर दिए। पहले सिर्फ़ नेहरू जी ने एक वक़्फ़ की स्थापना की थी जो सेंट्रल थी, लेकिन नरसिम्हा राव जी की सरकार ने अलग-अलग यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट गवर्नमेंट में भी वक़्फ़ जो बोर्ड था उसकी स्थापना कर सबसे बड़ा ब्लंडर जो किया वो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया। उन्होंने सेक्शन 40 एक आर्टिकल इंक्लूड किया वक़्फ़ एक्ट के अंदर जिसको कि बोला गया वक़्फ़ एक्ट अमेंडमेंट 2013 जिसके अंतर्गत सेक्शन 40 में ये बोला गया कि अगर वक्फ बोर्ड चाहे तो किसी भी प्रॉपर्टी का सर्वे करवा सकता है और सर्वे करवाने के बाद वक्फ के द्वारा उस प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया जा सकता है। वहाँ पे सिर्फ वक्फ बोर्ड को एक सिंपल सा नोटिफिकेशन जारी करना होगा रजिस्ट्रार और हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंतर्गत वो बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो इससे हुआ क्या कि इससे बहुत ज़्यादा करप्शन और बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट की घटनाएँ बढ़ने लगी और जिसके कारण जो वक्फ एक्ट या वक्फ बोर्ड था, उसके खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता ही चला गया। क्या था ये गुस्सा?
आइए जानते हैं आगे। सबसे बड़ा जो इश्यू इसमें साबित हुआ वो 2006-9 में जब वक्फ बोर्ड की ज़मीन 3 लाख एकड़ की थी, वो बढ़ के 2023 में 10 लाख एकड़ की हो गई और ये जो जंप था वो 3x जंप हुआ था और इतना जंप लोगों ने जब देखा तो उनके आँखें फटी की फटी रह गई क्योंकि सबका यही मानना था कि जो 70 साल में नहीं कर पाए, वो सडनली 10 साल में कैसे हो गया? और ये जो इज़ाफ़ा हुआ है, ये तो या तो इल्लीगल तरीके से या इंक्रोचमेंट करके ही हुआ है। ऐसे तो ज़मीन अपने आप बढ़ नहीं सकती, या तो ज़मीन अपने आप कोई ज़मीन पैदा कर रही है या ज़मीन के ऐसे-ऐसे हिस्से बँट रहे हैं जो कि अलग किसी ग्रह से आ रहे हैं। तो लोगों का यही मानना था कि कुछ तो भैया तुम गड़बड़ कर रहे हो जिसकी वजह से ऐसा तुम अपनी प्रॉपर्टी में इज़ाफ़ा कर पा रहे हो। तो लोगों का ध्यान गया सेक्शन 40 ऑफ 2013 का एक्ट, जिसके अंतर्गत कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को ड्रैकोनियन या बोल सकते हो लिमिटलेस पावर्स प्रदान कर दी, जिससे कि उनके ऊपर लगाम लगाना नामुमकिन के बराबर हो गया था। क्योंकि सेक्शन 40 ये कहता है कि अगर आपकी ज़मीन वक्फ बोर्ड बोलता है ये हमारी है तो आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, आप ट्रिब्यूनल में जाओगे जिसके अंदर सिर्फ वक्फ बोर्ड के ही बंदे होंगे और वही डिसाइड करेंगे कि हमने ये ज़मीन आपकी होनी है या नहीं होनी है। ये तो वही बात हो गई, मर्डर भी मैं करूँगा, जज भी मैं ही बनूँगा और सज़ा भी मैं ही दूँगा। तो वही वक्फ बोर्ड का सीन था। अगर आपको कोई समस्या है वक्फ बोर्ड से तो आपको सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, जो कि एक नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। इससे हुआ ये कि जो केसेस की संख्या थी वक्फ बोर्ड के ऊपर 2006-7 में, ये जो संख्या थी मात्र 30,000 केसेस की थी, जो कि बढ़ के 1 लाख केसेस की हो गई वक्फ बोर्ड के ऊपर। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा केसेस करने चालू किए वक्फ बोर्ड के ऊपर क्योंकि जगह-जगह पे उनके द्वारा एन्क्रोचमेंट की खबरें आ रही थी। सबसे जो फ़ेमस तरीका माना गया वक्फ बोर्ड का एनक्रोच करने का वो ये माना गया कि इसमें क्या था कि अलग-अलग गवर्नमेंट की ज़मीन पे एक छोटी-सी मज़ार बना दो और उसके ऊपर थोड़ा-सा कपड़ा डाल दो कि ये मज़ार है और धीरे-धीरे उसको वक्फ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दोगे क्योंकि सेक्शन 40 ये कहता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ अपना बोल सकता है, चाहे उसकी ओनरशिप उसके पास है या नहीं है। तो इसी तरीके से अलग-अलग जगहों पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा करके कोई एक अनजान व्यक्ति धीरे से ट्रांसफ़र कर देता था ज़मीन वक्फ बोर्ड को और वक्फ बोर्ड ये बोलता था कि ये ज़मीन तो हमारी है, हम तो जानते हैं। हलवा है क्या भाई? कोई भी ज़मीन तुम बोल दोगे मेरी है तो मेरी है, वाह! तो ऐसे ही चलता गया और इन्होंने क्या किया कि ऐसे करते-करते रेलवे की लगभग 100 एकड़ की ज़मीन आस-पास हथिया ली। ये रेलवे का डेटा कहता है ऐसा। और उसके साथ-साथ इन्होंने क्या किया कि अलग-अलग जो भारत की इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको भी क्लेम करना चालू किया। जैसे कि मैं एक बात बताऊँ आपको, बेंगलुरु का ईदगाह ग्राउंड, जिसमें कि गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम होने वाला था। तो सडनली वक्फ बोर्ड को याद आया, ये तो भाई हमारी प्रॉपर्टी है और उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी कि यहाँ गणेश चतुर्थी जी का फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये एक टाइम पे सराय थी यानी कि कुछ मुगल आके कभी यहाँ पे आराम-वाराम किया होगा, उन्होंने मुजरा-वुजरा देखा होगा तो उनको लगा कि ये ज़मीन हमारी है तो उन्होंने सराय के नाम पे इसको रुकवा लिया। ऐसे ही सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सूरत की बिल्डिंग जो है, उसको इन्होंने बोला कि ये जो प्रॉपर्टी है वो वक़्फ़ प्रॉपर्टी है क्योंकि ये एक सराय थी यहाँ पे जो मुग़ल राजा-महाराजा थे वो आके रुके थे कभी हमला-वमला करने के लिए तो इसलिए हमारी है ये ज़मीन। ऐसे ही करते-करते एक बहुत बड़ा फ़ेमस कांड हुआ है शिमला में जिसमें कि संजौली की एक मस्जिद है। इसके ऊपर दावा ठोक के वक्फ बोर्ड ने इसको अपना लिया है, बल्कि वो ज़मीन या जो मस्जिद है, वो इल्लीगल तरीके से बनाई गई है क्योंकि वो जो ज़मीन है, वो है सरकार की और सरकारी ज़मीन के ऊपर वो मस्जिद बना-बना के इसको धीरे से इसकी ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया गया वक्फ बोर्ड के पास क्योंकि इस केस में हुआ क्या था कि एक अनजान व्यक्ति मस्जिद बनाता है, सब कुछ देखता है, 10 साल तक केस लड़ता रहता है, लेकिन 10वें साल जाके पता चलता है कि ये जो व्यक्ति उस मस्जिद के लिए केस में पेशी होता है, उसकी कोई भूमिका ही नहीं है। ये मस्जिद तो की ओनरशिप तो वक्फ बोर्ड के पास है और वक्फ बोर्ड ने बेशर्मी से ये बोल भी दिया कि हाँ, ये मस्जिद हमारी है। लेकिन वक्फ बोर्ड को ये मालूम है कि मस्जिद उनकी नहीं है और इल्लीगल तरीके से बनाई गई। इसी तरीके से 2022 में तमिलनाडु के एक गाँव तिरुचिवंडराई गाँव में क्या हुआ था कि इस पूरे के पूरे गाँव को वक्फ ने अपना गाँव बोल दिया।
और उसमें ये भी नहीं देखा कि वहाँ तो जो रहने वाले लोग हैं वो 95% हिंदूज़ हैं और वहाँ पे जो एक मंदिर था वो तो 1500 साल पुराना मंदिर था। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि भैया तुम 1500 साल पुराने वाले मंदिर को गाँव को बोलो कि वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वहाँ कोई निज़ाम-विजाम आया होगा अपनी हजामत करने, उड़ता पैजामा ऊपर करके आ गया होगा भाई। उसका तो पता ही है पैजामा ऊपर करना, टोपी लगा के पहुँच गया होगा कि हाँ, ये मेरा है, तो वक्फ बोर्ड ने बोला कि भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है और मुझे ये हवाले कर दो। सेम टू सेम डिट्टो सीन हुआ बिहार के एक गाँव गोविंदपुरी के एक गाँव में हुआ, जिसमें कि एंटायर गाँव को वक़्फ़ ने बोल दिया ये हमारा है, लेकिन वहाँ के कुछ समझदार लोगों ने क्या किया, जाके हाई कोर्ट में केस कर दिया और हाई कोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई वक्फ बोर्ड वालों को कि भैया ऐसे तो तुम कुछ भी बोल दोगे कि ये गाँव मेरा है, फलाना गाँव मेरा है, ये वो इधर-उधर। तो ये जो सब सीन हुआ, ये सीन हुआ है वोट बैंक की पॉलिटिक्स से। कांग्रेस और कुछ जो दल हैं, इन्होंने क्या किया है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में इनको इतनी पावर दे दी है, जिससे कि क्या हुआ है कि इनके अंदर ड्रैकोनियन सी पावर आ गई है और ये ऐसे-ऐसे कांड कर रहे हैं, जिससे कि कोई भारत का भला नहीं हो रहा, भारत का बँटवारा करने का उनका पूरा-पूरा विचवार है। इसी बात के ऊपर अगर मैं आपको बताऊँ तो 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि वक्फ बोर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा करप्शंस है और जो मैनेजर मतवालीज़ या मैनेजर बोल लो, वो होते हैं, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा करप्शन किया जा रहा है और ये जितने भी वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ है, वो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। इनके मुताबिक ही जो जो भारत की संपत्ति है उसमें से कुल 8% हिस्सा ही मुसलमानों का है, लेकिन जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, वो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है और तीसरे सबसे बड़े अमीर बोर्ड है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को मुसलमानों के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं या करवा रहे हैं? क्योंकि उनका मकसद सिर्फ़ पैसे कमाना है और सेंट्रलाइज़ यानी कि कुछ-कुछ लोगों के हाथों में ही प्रदान करना है उस दौलत को। किसी मुसलमान की भलाई के लिए वो यूज़ करना चाहते ही नहीं हैं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को। तो ये सब तो होता गया तो 2023 में इसमें एक और सीन हुआ था कि दिल्ली के लगभग 200 सरकारी बिल्डिंगों पे दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था। उनका कहना था कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी की सारी मेरी हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट सब कुछ वक्फ की प्रॉपर्टी ही है, क्योंकि यहाँ पे कभी दादा-परदादा, उनके दादा आए थे, तो उनको ये चाहिए ही चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों की देखते हुए केंद्र सरकार एक नया बिल लेके आई है 2024 अमेंडमेंट एक्ट वक्फ बोर्ड। इसके अंतर्गत वो क्या चाह रहे हैं कि सेक्शन 40 की जो कुछ-कुछ लाइनिंग इसमें वो क्या चाह रहे हैं कि सेक्शन 40 की कुछ वर्डिंग लाइनिंग को चेंज किया जाए, जिसके अंतर्गत सरकार ये बोल रही है कि भैया अगर आपको कहीं पे दावा ठोकना है तो पहले आपको उसकी ओनरशिप डिक्लेयर करनी होगी और उसका जो सर्वे होगा वो थर्ड पार्टी करेगी, ना कि आप करोगे। फिलहाल क्या हो रहा है कि जो सर्वे है वो वक्फ बोर्ड खुद ही कराता है और उसका इम्पोर्टेंट बात ये है कि कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसी प्रोविज़न इसमें रखी है कि जो सर्वे होगा उसकी जो कॉस्ट होगी वो गवर्नमेंट बियर करेगी। भैया वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, वक़्फ़ आइडेंटिफ़ाई कर रहा है अपने लिए और उसकी जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट क्यों भरे? तो इससे क्या हुआ है कि भारत सरकार के खजाने पे भी इसका बहुत असर हो रहा है, क्योंकि इसकी बेफिज़ूली के सर्वेस कराने की भी कोशिश की जा रही है। और भारत सरकार ये वक्फ एक्ट लाके किसी मज़हब के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहती, सिर्फ़ उनका यही मानना है कि इसके जो ड्रैकोनियन पावर्स हैं उनको छीना जाए, क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा तो एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि वो भारत के सारे हिस्से पे कब्ज़ा और दावा ठोकना चालू कर देंगे। क्योंकि वक्फ बोर्ड का खुद कहना है कि जो लॉ है या जो कोर्ट्स हैं उनके ऑर्डर हम पे लागू ही नहीं होते। उनका ये मानना है, लेकिन भारत की सरकार डिटरमिन्ड है ये सब करने के लिए ताकि वक़्फ़ की पावर्स को थोड़ा बहुत काटा जाए, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। दिक्कतें इन द सेंस कि आपकी और मेरी प्रॉपर्टी कब वक़्फ़ हो जाए, किसी को नहीं पता। इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताऊँ कि अगर इस्लामिक रूल के अंदर या वक्फ बोर्ड के रूल के अंदर आप अपने एक भी फ्लैट को वक्फ करा सकते हैं पूरी सोसाइटी में और उस सोसाइटी के फ्लैट को मस्जिद बनाया जा सकता है, यानी कि वहाँ जाके नमाज़ पढ़ी जा सकती है। ये जो एक सीन हुआ था सूरत में दिव्य शक्ति नाम की एक बिल्डिंग में, जिसमें कि बहुत ही बेशर्म तरीके से एक मुस्लिम फैमिली ने अपना फ्लैट वक़्फ़ को दान दे दिया था और दान देके उसको मस्जिद की तरह बना दिया गया था। आप सोचो उस पूरी सोसाइटी में 500 फ्लैट हैं और एक उन फ्लैटों के बीचों-बीच एक मस्जिद बना दी गई, जिसमें कि लोगों को डिस्टर्ब कर दिया गया। हमेशा माइक बाजा बजाया गया और ये बोला गया कि ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है और एक मस्जिद बन गई।
तो ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए, क्योंकि रेजिडेंशियल इलाका है तो वहाँ आप वक्फ नहीं बना सकते, तो इन्हीं सब लिमिटेशंस को दूर करने के लिए भारत की सरकार वक्फ एक्ट लेके आई है और इस वक्फ एक्ट के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज करने की वो कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हार्मोनी है, जो इम्बैलेंस था कांग्रेस के द्वारा, उसको बैलेंस किया जाए और भारत में एक डेमोक्रेसी का राज हो। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि वक्फ एक्ट कैसे आया और वक्फ की शुरुआत विश्व में और भारत में कैसे हुई। आज से अब रेगुलर मिलूँगा और रेगुलर वीडियो बनाऊँगा। माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं बहुत दिनों तक अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब मैं हमेशा से आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा और अच्छे-अच्छे टॉपिक पे आपको